जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वासु जी सेंटर पे। देखिए, आज हम एक बड़ा अपडेट आप लोग के बीच लेकर के आए हैं और वो अपडेट जो है वो नियमावली को लेकर के है। आप जानते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन ये तो नियुक्तियां तो होने से रही, अभी तक तो नियुक्ति देखने को मिला नहीं है। लेकिन 2021 को अगर नियमावली वर्ष कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 2021 में जेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उसके नियम पे विशेष ध्यान दिया गया है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए एक नया नियमावली तैयार किया जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। तो उसी नियमावली में आज हम आप लोग को लेकर के आए हैं आप लोग के बीच में। जो इतने भी टेक्निकल एग्ज़ाम लिए जाते हैं जेएसएससी के द्वारा, उसमें जो डिप्लोमा वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक नया बदलाव देखने को मिला है, उस पे भी एक नया नियमावली आई हुई है। तो उसी को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो अधिसूचना है वो 17/11/2021 का है, 17/11/2021 का। इसमें आपको हम बताएंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स। हालांकि ये जो पीडीएफ है वो टोटल 8 पेज का है, जिसमें कुछ पुरानी बातें भी लिखी हुई है और पुरानी बातों के जगह पे जो नया नियमावली में जो परिवर्तन किए गए हैं, नए नियम जो बनाए गए हैं, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग जो लैब टेक्नीशियन वगैरह का, डिप्लोमा वगैरह का जो जेएसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था, उसी में जो नया नियमावली आया है, जो आगे का एग्जाम इसी नियमावली पे लिया जाएगा, इसी रूल्स के हिसाब से लिए जाएंगे। तो उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे जो बहुत जरूरी है। 4-5 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे बदलाव किया गया है। हालांकि बाकी पूरा पीडीएफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, सबसे पहला आप ऊपर का लाइन पढ़िए। जो आप जानते हैं कि 2 पेपर इसका होता है। जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें भी आप 2 पेपर, मतलब 2 चरणों में इसको डिवाइड कर दिया गया। तो दोनों चरण के नियमावली को हम लोग समझते हैं। पहला चरण में आप जानते हैं डिप्लोमा को रखा गया है। जैसे फर्स्ट लाइन में ही आप देखिए, ऊपर में लाइन कटा हुआ है कि पहले चरण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर डिप्लोमा वगैरह का जो एग्जाम होता है, देखिए डिप्लोमा में कौन कौन सा एग्जाम होता है वो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम उसका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएंगे। देखिए, जो डिप्लोमा में जो एग्ज़ाम होता है वो है कनीय अभियंता सिविल, उसी तरह से कनीय अभियंता आंतरिकी, कनीय अभियंता विद्युत, कृषि अभियंता, मोटरयान अभियंता, खान निरीक्षक। ये जो है सब डिप्लोमा के सेक्टर में आते हैं। तो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लिखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में, कि मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, विद्युत, आंतरिका, कृषि, किसी भी क्षेत्र से। समझ रहे हैं ना? आप सिर्फ क्या होना चाहिए, आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, तथा इसके साथ उच्च तकनीकी योग्यता धारी भी आवेदक के पात्र होंगे। इट मींस अगर आपके पास बीई या बीटेक का डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ पे सारा स्ट्रीम दिया हुआ है, सिविल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन दिया हुआ है, यांत्रिकी दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, हर एक स्ट्रीम से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी इन सारे एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। इन सारे एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं। और नहीं तो अगर आप बीटेक या बीई भी किए हुए हैं तो भी आप इसमें अपियर हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इसका आखिर शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है। तो ये चलिए, जो आपका पहला एक तरह से हम लोग कह सकते हैं डिप्लोमा वाला पेपर में था, उसी तरह से अगर अनुसूची, डिप्लोमा वाले पेपर को अनुसूची 1 कहा गया, जबकि यहाँ पे देखिए पांचवा का 3 पॉइंट जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसमें अनुसूची 2 में जो दिया हुआ है, अनुसूची 2 में जो आपके पोस्ट आते हैं, देखिए इसमें जो एग्जाम होते हैं, आप जानते हैं जो कैंडिडेट इसमें अपियर होंगे या फिर जो इनका तैयारी कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा। जो सेकेंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची है, इसमें आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, एक्सरे तकनीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन, इन सारे का एग्जाम लिया जाता है, इन सारे का एग्जाम कंडक्ट होता है। अब इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, इसी के लास्ट लाइन में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसूची 2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी विशेष योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो। मतलब जो पहले सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम है, बस उसी के आधार पे यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया है। लेकिन जो अनुसूची 1 है जिसमें आप डिप्लोमा में
कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं। इसके लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है उसमें बदलाव किया गया है। तो दोनों चरणों में जो नियमावली में बदलाव किए गए हैं वो दोनों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अनुसूची एक में क्या 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 क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अगर आप बीटेक हैं, बीई हैं और अगर डिप्लोमा भी हैं तो आप अपियर हो सकते हैं। लैब टेक्नीशियन वगैरह में आपको जो पहले था वह बस वही मांगा गया है। चलिए आगे समझते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट को आप समझिएगा। देखिए इसमें जो दिया हुआ है ब्लैक, जो थोड़ा सा डार्क करके लिखा हुआ है, अब देखिए इस पे जहां पे कर्सर आपको दिख रहा है, उक्त, देखिए क्या कह रहा है, उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक, इट मीन्स 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अगर आप टेक्निकल एग्जाम को लिखना चाहते हैं, जेएसएससी के द्वारा जो भी टेक्निकल एग्जाम को कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो अनुसूची 1 का डिप्लोमा हो या अनुसूची 2 का जितने भी एग्जाम है, तो उसमें यहाँ पे एक साफ कर दिया गया, एक चीज को साफ कर दिया गया है कि कम से कम झारखंड से आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और झारखंड के भी किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से होना चाहिए। जहां तहां से अगर करेंगे, अगर मान ले उसको मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप वहां पे अमान्य माने जाएंगे, आपको जो है वो इसमें अपियर होने का मौका नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए झारखंड से, एक्सेप्ट वैसे लोगों को छोड़ करके जिनको आरक्षण प्राप्त है, जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले लोग जो है वो इसमें लागू, इस उस पे ये लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो सेकेंड पैरा है बोल्ड लाइन का, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान रिथि रहेगी। मतलब इस पे किसी तरह का कोई जो है वो मतलब आदेश नहीं दिया गया। जो अगर आप बाहर से भी हैं तो आप अपियर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको कम से कम 10th पास जो है वो झारखंड में होना चाहिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को छोड़ करके। चलिए थोड़ा सा तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए डिप्लोमा के लिए, लैब टेक्नीशियन वगैरह के लिए, समझ रहे हैं, एक्सरे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि कम से कम आप झारखंड बोर्ड से मैट्रिकुलेशन किए हों। अगर झारखंड बोर्ड से 10वीं पास किए हैं तो ही आप अपियर हो सकते हैं, तो ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है देखिए, अगर देखा जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे चर्चा किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले क्या होता था कि कभी भी कर लिया जाता था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी साफ ये निर्देश दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का किया जाएगा जो चयनित छात्र हैं, है ना, जिनका चयन हो चुका रहेगा वैसे ही स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उनका आगे का प्रोसेस होगा, जो भी ज्वाइनिंग वगैरह देना रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद होगा। इट मीन्स यहाँ पे पहले क्या होता था कि कभी भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता था, लेकिन अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं छात्रों का होगा जो चयनित होकर के मतलब सेलेक्ट होकर के और आएंगे, जिनका 95% ये चांसेस रहेगा कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। समझ रहे ना। इसके बाद देखिए चौथा अगर पॉइंट पे चर्चा करें तो चौथा पॉइंट्स में दिया हुआ है कि आके सिलेक्शन में कुछ समस्याएं आती थी कि कैसे स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इक्वल मार्क्स आ जाता था। तो इक्वल मार्क्स आ जाता था तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का चयन करना, हालांकि पहले अभी देखिए आप जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न में भी परिवर्तन कर दिया गया। देखिए पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो प्रारंभिक परीक्षा भी होता था और मुख्य परीक्षा होता था। प्रारंभिक परीक्षा जिसे आप पीटी कहते हैं, तो अब पीटी को हटा दिया गया है, तो इट मीन्स मुख्य परीक्षा रह गया है। तो इसी के आधार पे अब सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव लाया गया है। वो क्या लाया गया है कि अगर किसी दो विद्यार्थी का इक्वल मार्क्स है, समझ रहे ना, तो इक्वल मार्क्स है तो पहले पीटी के एग्जाम में भाई दोनों को पास कर दिया जाता था, क्योंकि आगे उसको मेंस के भी एग्जाम में अपियर होना रहता था। लेकिन अब चूंकि पीटी का एग्जाम का प्रावधान नहीं है, पीटी को हटा दिया गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो उस समय जो होता था कि सेम, अगर मान ले कि किसी बच्चे का मेंस में भी सेम मार्क्स आ जाता था, तो वहां पे जन्म तिथि के आधार पे जिसका जन्म तिथि पहले होता था उसको पास कर दिया जाता था, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। लेकिन कभी कभी देखने को मिला है कि कुछ बच्चों का जन्म तिथि भी सेम है, मतलब उसका जो डेट ऑफ बर्थ भी है वो भी इक्वल है,
और मार्क्स भी इक्वल आ जाता था, समझ रहे ना। तो इसलिए इस पे अब विशेष एक नियम बना दिया गया है कि अब अगर वैसी घटना होती है तो सिलेक्शन पेपर के आधार पे होगा। पेपर के आधार का मतलब जो मेन पेपर में जिसका मार्क्स ज्यादा होगा, अभी मेन पेपर हम आपको समझाएंगे कि जब प्रारंभिक परीक्षा को हटा दिया गया तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें भी दो पेपर होंगे डिप्लोमा वालों के लिए। तो उसमें जो आपका मेन पेपर होगा, जो ऑनर्स मतलब एक तरह से ऑनर्स पेपर आप कह सकते हैं, उसमें अगर मार्क्स ज्यादा रहेगा तो आपको जो है पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले दो परीक्षा होती थी, एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा को पीटी कहा जाता था, अब पीटी को हटा दिया गया है। इट मीन्स अब एक ही परीक्षा होगी। आपको इसके बारे में हम प्री इन्फॉर्म कर चुके हैं। अगर पहले का वीडियोस को आप मिस किए हुए हैं तो हमारे चैनल पे वो दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है अब जेएसएससी का, इसके बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। पीटी एग्जाम को खत्म करके मुख्य एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, जो मेंस एग्जाम जो एक ही एग्जाम होगा, वो एक एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, ये सारा बात को हम समझा दिए हैं। देखिए पहले जो एग्जाम होता था, अगर उसका एग्जाम पैटर्न देखा जाए या फिर मार्किंग प्रोसेस देखा जाए, तो पहले जहां पे पीटी होता था तो इस तरह से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे सामान्य अभियांत्रिकी का एक मतलब से 120 प्रश्न रहता था, 2 घंटे का एग्जाम होता था। ठीक है। उसके बाद अभियांत्रिकी से भी 120 प्रश्न रहता था, ये भी 2 घंटे का एग्जाम होता था। लेकिन अब जो है इसमें चेंजेस किया गया है, बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 चरण में टेक्निकल एग्जाम लिए जाते हैं, आपको मैं बताया अभी। एक जिसे आप डिप्लोमा कहते हैं, जिसमें कनीय अभियंता सिविल, कनीय अभियंता आंतरिकी, कनीय अभियंता विद्युत, कृषि अभियंता, मोटरयान निरीक्षक और खान निरीक्षक, ये सारे जो पोस्ट आते हैं मेनली इसके लिए अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए नया एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसमें आपका पीटी का एग्जाम अब नहीं होगा। इट मीन्स जेएसएससी के द्वारा पीटी का एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कराया जाएगा, और कंडक्ट भी कराया जाएगा तो वो नाम मात्र का होगा। 33% आप उसमें अगर लाएंगे तब आगे का एग्जाम आप मतलब उसमें आगे का रिजल्ट आपका जो है वो दिया जाएगा। तो देखिए इसमें जो नया नया जो नए तरीके से जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है या फिर जो मार्किंग प्रोसेस होगा, देखिए इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में पहले क्या होता था, 120 प्रश्न रहते थे, लेकिन अब पेपर 1 को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक सबसे पहले सामान्य अभियंता से 80 प्रश्न होंगे, टोटल 80 प्रश्न। ठीक है। और सामान्य ज्ञान को भी अब जोड़ दिया है, इट मीन जीके जीएस को भी जोड़ दिया है। पेपर डिप्लोमा वालों के लिए विशेष ध्यान देंगे। पेपर 1 में आपका 2 चीजें से क्वेश्चन पूछा है, 2 जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य अभियंता जिसे टोटल 80 प्रश्न होंगे, और सामान्य ज्ञान जिसको आप जीके जीएस कहते हैं, ये टोटल यहाँ से 40 क्वेश्चन रहेगा। तो 80 और 40 टोटल मिला करके 120 प्रश्न हो जाते हैं। ये 120 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। जो मेंस पेपर 1 होगा उसमें 2 घंटा इसके लिए समय निर्धारित है, पीटी को हटा दिया गया है। उसके बाद पेपर 2 का एग्जाम जो है वो आपका मेनली जो आपका जो स्ट्रीम होगा, जैसे आप जिस पेपर को आप चूज किए हुए हैं उस पेपर का होगा, और उस मान ली जो आपका मेन पेपर होगा उससे 120 प्रश्न होंगे, और ये भी एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होगा। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। क्लियर। तो डिप्लोमा वालों के लिए 2 तरह का मेंस एग्जाम होगा। एक मेंस में ही 2 एग्जाम होंगे, एक पत्र 1 होगा पेपर 1, और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 80 और 40 का रेशियो होगा। सामान्य अभियंता से 80 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। टोटल पेपर 1 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा का समय आपको मिलेगा। पेपर 2 में विषय जो आपका मेन सब्जेक्ट जो होगा, वो मेन सब्जेक्ट से टोटल 120 प्रश्न होंगे, और इससे भी मतलब इसमें भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका अनुसूची 2 की चर्चा करें हम, तो अनुसूची 2 के लिए देखिए, अनुसूची 2 के लिए जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है, तो इसका एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है। इसमें टोटल एक ही एग्जाम होगा। जैसे डिप्लोमा में 2 एग्जाम होता था, पेपर 1 और पेपर 2, मेंस में ही 2 एग्जाम लिया जाता था। लेकिन जो अनुसूची 2 में जिसमें लैब टेक्नीशियन समान जो अभी आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट अटेंडेंट फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, ये जो लैब टेक्नीशियन वगैरह जो पोस्ट बताए थे उसके लिए बात कर रहे हैं। मतलब जो अनुसूची 2 का एग्जाम होगा। अब जानते हैं कि टेक्नीशियन का एग्जाम जो भी होता है अब 2 पाली में मतलब 2 चरण में लिया जाता है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 नाम दिया गया उसका। तो देखिए अनुसूची 2
के पदों के लिए जो एग्जाम का पैटर्न होगा, समान अभियांत्रिकी से 120 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान इट मीन जीके जीएस से भी 60 प्रश्न होंगे। तो 120 और 60 180 प्रश्न का एग्जाम होगा आपका। और इसमें टोटल एक ही एग्जाम होगा। 180 प्रश्न के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो 180 प्रश्न का ये एग्जाम होगा और 180 प्रश्न में आपका जो भी कट ऑफ वगैरह जाएगा उसी के आधार पे आगे का मेरिट लिस्ट आपका बनेगा और आगे का प्रोसेस आपका होगा। इट मीन्स इसमें आपको टोटल एक ही एग्जाम देना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 120 सामान्य अभियंता से और 60 प्रश्न आपके रहेंगे जीके जीएस से। जीके जीएस का भी सिलेबस जो है वो आपका दे दिया गया है। ये टोटल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, आखिर जीके जीएस को जोड़ा गया है तो जीके जीएस का सिलेबस क्या होगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हम सिर्फ कुछ कॉमन पॉइंट्स को हम दर्शाए हैं, जो 4-5 बदलाव किए गए हैं, बस उसी के बारे में डिस्कशन किए। चलिए फटाक से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2 चरणों में जो एग्जाम होता है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 करके। तो अनुसूची 1 में जो डिप्लोमा स्तर पे जो एग्जाम होता है, समझ रहे ना, उसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा बीटेक बीई कुछ भी रहेगा, तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। ध्यान रखेंगे आप जिससे भी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं वो मान्यता प्राप्त संस्था होना चाहिए, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद अनुसूची 2 में जो भी है उसमें आपका जो पहले का नियम था बस उसी नियम के अनुसार आपको शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। दूसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि कम से कम झारखंड को, मतलब स्टूडेंट्स को झारखंड से मैट्रिक पास होना चाहिए। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को छोड़ करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस में बदलाव किया गया है। चयनित छात्रों का ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अब जैसे तैसे जहां तहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिए हैं। पहले सेम मार्क्स होने पे जन्म तिथि को देखा जाता था, लेकिन अगर जन्म तिथि और सेम मार्क्स भी बराबर है तो पेपर 2 में, इट मीन्स जो आपका मेन पेपर है, तो मेन पेपर में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा वैसे ही बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। आपका डिप्लोमा का पेपर में टोटल समान अभियंता से 80 प्रश्न होंगे और समान ज्ञान से 40 प्रश्न। पेपर 1 में टोटल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसी तरह से पेपर 2 जो है वो आपका जो मेन पेपर है उस मेन पेपर का एग्जाम होगा 120 प्रश्न का, इसमें भी 2 घंटा आपको दिया जाएगा। वही अगर लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन का बात करें जो अनुसूची 2 में दिया गया है, इसमें कुल एक ही एग्जाम होगा जो 180 मार्क्स का होगा। इसका रेशियो अगर देखा जाए तो समान अभियंता से 120 प्रश्न और सामान्य ज्ञान जीके जीएस से टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और इस तरह से टोटल 180 प्रश्नों का एग्जाम आप लोग का होगा। तो अगर ये जानकारी आपको समझ में आ गया, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी नए नए अपडेट आप लोग के बीच लाते रहते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन स्वाभाविक है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।